मेरी जर्नी को स्टार्ट होने में ही 25 साल लगे, मगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए मैं इस ज़िंदगी में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। साल हुए हैं मुझे ब्रूना की तरह जीते हुए, एक लड़की की तरह जीते हुए। बचपन में ही मेरे को पता चल चुका था, मुझे आज भी याद है, जब मैं 4th क्लास में थी, तब मुझे पहली बार ऐसा फ़ील हुआ था कि मेरे अंदर एक वुमेन की क्वालिटीज़ हैं। तो बहुत बार छुप के मैं अपनी इस चीज़ को करती थी जब घर पे कोई नहीं होता था। मोस्टली ट्रांस वुमेन्स की लाइफ में यही होता है कि जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो तुम अपने घर में चुपचाप ड्रेसेस पहनते हो, देखते हो। बट मुझे जो उस टाइम पे फ़ील होता था, उस वजह से ही मुझे लगा कि शायद मुझ में कुछ अलग है। मगर उस टाइम का दौर अलग था। मैं खुद अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाती थी। लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, मैं एक लड़का होने के नाते, जैसा कि मैंने बताया मैं अल्फ़ा मेल थी, मैं खुद ही अपने आप को नहीं मान पाती थी और मुझे लगता था कि ये बहुत गलत चीज़ है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को करना चाहिए। एक ट्राई तो मुझे इस करियर को देना चाहिए। मुझे हमेशा से लगता था कि ट्रांसजेंडर होने की वजह से मेरे पास कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे दोस्त मुझसे टैटू बनवा लें, लेकिन लोग मुझसे टैटू ना बनवाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिचकिचाते हैं ऐसे ट्रांसजेंडर से टैटू करवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत पर्सनल काम है, बहुत ही जुड़कर किया जाता है, बहुत ही पास बैठ कर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होगा, मगर मेरे पास इतना काम आया, मेरे पास लोगों ने इतना टैटूज़ बनवाए कि मैं सच में गिनती नहीं कर सकती। क्या करती थी मैं अपने स्टूडियो आती थी जहाँ मैं काम करती हूँ, और वहीं मैं ब्रूना बन के अपना काम करती थी सारा दिन। वापस जब मुझे शाम को जाना होता था तो मैं अक्षय बन के वापस अपने मेल रूप में जाती थी। ऐसी दुनिया जिनसे कोई लेना देना नहीं है, मगर उनका डर इतना ज़्यादा है, मगर उनका पावर इतना ज़्यादा है उस सोसाइटी का, कि मैं अपने उस घर कभी आज तक ब्रूना बन के नहीं गई। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग पीछे से हंसते हैं। सबसे बुरा तब लगता है जब तुम कहीं जा रहे हो और एक ग्रुप जा रहा हो, कोई लड़कों का या लड़कियों का, और वो तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं, बट जब पीछे से निकलो और हंसी की आवाज़ें सुनो तो तुम बहुत बुरा लगता है उस चीज़ को लेकर। मेरे अंदर अगर पार्वती है तो मेरे अंदर शिव भी भर कर है ना। तो वो मेरे ऊपर चढ़ रहा था, तब मैंने उसको पटक के फिर साइड हटाया कि हट जा साइड में। मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है। अगर मैं ऐसे रूप में कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मैं वुमेंस वॉशरूम में नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मेंस में। और वहाँ मेरे साथ क्या होगा, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तीसरा आता है ऑफिस, हमें जॉब नहीं मिलती है, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो बहुत कम पैसों पे दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। हमें शादी करना अलाउड नहीं है। इतनी बड़ी बात है ये। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उससे शादी करना चाहेंगे। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਕ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਹੈ ਬਰੂਨਾ ਫਰੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟੂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਬੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਟੂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰੂਨਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਰੂਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं। जी मैं बहुत अच्छी हूँ जी, और आपको मिलके अच्छा लग रहा है हमें। और वेलकम टू पंजाब न्यूज़। थैंक यू सो मच। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਕਸ਼ੇ ਗਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਰੂਨਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? जर्नी काफ़ी लंबी है और काफ़ी टाइम लगा मुझे इस जर्नी में ब्रूना बनने तक के लिए। काफ़ी लोगों के लिए ये जर्नी काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है बचपन में ही, जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज अ ट्रांस वुमेन या फिर ट्रांस मैन, उनको अपनी अंदर की क्वालिटीज़ दिखने लग जाती है, तो बचपन में उनका ये जर्नी स्टार्ट होता है। मगर मेरी जर्नी को स्टार्ट होने में ही 25 साल लगे। मगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए, मैं इस ज़िंदगी में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो मेरी पुरानी जर्नी थी, जो कि एक लड़के की तरह जो मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया और पूरे अच्छे से भरपूर तरीके से जिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट था। मैंने उसे भी जो अच्छे तरीके से बिताया वो भी एक अच्छा पार्ट था। मगर अब जब ब्रूना की जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब जब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो एक वुमेन की एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक ही ज़िंदगी में 2 ज़िंदगियों को जिया है और अभी ये जर्नी चल रही है। 5 साल हुए हैं मुझे ब्रूना की तरह जीते हुए, एक लड़की की तरह जीते हुए, और काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी जर्नी अब। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? मेरे परिवार में इस वक्त मेरी मॉम है, मेरा एक भाई है जो छोटा है, और मेरे पास एक बहुत क्यूट सा डॉग है। मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ को हुए 5 साल हो गए हैं। उनकी डेथ के बाद ही मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आज ज़िंदा होते तो शायद वो इसको नहीं होने देते, शायद वो मुझे रोकते इस चीज़ के लिए। मगर उनकी डेथ का मुझे बहुत दुख था, मगर उनकी डेथ के बाद ही ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। मेरे दादा दादी के साथ बचपन में मैं उनके साथ ही रहती थी। दिल्ली के अंदर हमारी जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी मम्मी पापा जैसी एक फैमिली होती है वैसे हम रहते थे। और डेथ के बाद अब मैं अपनी मॉम और अपने भाई के साथ रहती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਈ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਲੜਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸ ਵਿਮਨ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ औरत बनना चाहना है? बचपन में ही मेरे को पता चल चुका था। जब मैं, मुझे आज भी याद है, जब मैं 4th क्लास में थी तब मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ था कि मेरे अंदर एक वुमेन की क्वालिटीज़ है। मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं एक गलत शरीर में पैदा हो गई हूँ, जो कि ज़्यादातर ट्रांस वुमेन्स को यही फील होता है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि नहीं, मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है। मुझे एक आज भी इंसिडेंट याद है कि होली का टाइम था और मेरे कपड़े भीग गए थे। तो मेरे कपड़े भीगने की वजह से मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे। तो मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने अपना कुछ नाइटी टाइप मुझे पहनने के लिए दे दिया। अब बच्चे को तो नहीं पता है कि कपड़ा क्या होता है, क्या ड्रेस क्या नहीं है, मगर वो पहनकर मुझे इतना अच्छा फील हुआ। वो पहनकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक ऐसा ड्रेस है, ये मेरे को एक अच्छी फील दे रहा है, मुझे अच्छा लगने लगा वो पहनने के लिए। तो बहुत बार छुप छुप के मैं अपनी इस चीज़ को करती थी जब घर पे कोई नहीं होता था। मोस्टली ट्रांस वुमेन्स की लाइफ में यही होता है कि जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो तुम अपने घर में चुपचाप ड्रेसेस पहनते हो, देखते हो। मुझे वो टाइम याद है जब बचपन में मैं ये सब पहनती थी। तब इंस्टाग्राम, तब फेसबुक, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। कोई तुम्हें वैलिडेशन नहीं देता था कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तुम अपने लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए कपड़े नहीं पहनते थे। मुझे याद है कि उस समय जब मैं बिल्कुल छोटी होती थी और तब वो कपड़े पहनती थी, जब मेरे पास एक शीशा भी नहीं होता था देखने के लिए, मुझे इतना अच्छा फील होता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये कपड़े पहन के अच्छा लग रहा है, मुझे एक औरत की तरह रहने में अच्छा लग रहा है। एक बच्चे को इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बट मुझे जो उस टाइम पे फील होता था, उस वजह से ही मुझे लगा कि शायद मुझ में कुछ अलग है। मगर उस टाइम का दौर अलग था। मैं खुद अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाती थी। लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, मैं एक लड़का होने के नाते, जैसा कि मैंने बताया मैं अल्फ़ा मेल थी, मैं खुद ही अपने आप को नहीं मान पाती थी और मुझे लगता था कि ये बहुत गलत चीज़ है जो मैं कर रही हूँ। अंदर ही अंदर मैं कहीं करती तो थी ये, बट मुझे लगता था कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। सबसे छुप के करती थी। किसी को एक 25 साल तक किसी को एक अंदाज़ा भी नहीं लगा कि मैं शायद एक लड़की भी होंगी। तो 25 साल तक मैंने इस चीज़ का वेट किया। ऐसा कुछ मेरी लाइफ में था नहीं कि मुझे ये करना है, बट मेरे डैड की डेथ ने मेरी लाइफ को चेंज किया। उनकी डेथ के बाद ना मुझे एक इंडिपेंडेंस मिली। मुझे लगा कि मेरी मदर मेरे से बहुत प्यार करती है, शायद वो इस चीज़ को समझ सके।
मुझे लगा कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, वो शायद इन चीज़ों को समझ सकें जो पुरानी जनरेशन के लोग नहीं समझ सकते थे। वो जो टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में 25 साल पे, उस वजह से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि मैं अंदर से क्या हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ LGBTQ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DW ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਲੂਈ ਵੁਇਟਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫੀਚਰ, ਐਂਡ LGBTQ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਸ ਇੰਡੀਆ, देयर आर सो मेनी ਬਿਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਮੈਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਟੈਟੂ ਆਰਟਿਸਟ बनना, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ डिसाइड ਕੀਤਾ? टैटू आर्टिस्ट मेरा कभी भी सपना नहीं था कि मैं टैटू आर्टिस्ट बनूंगी। मैं सच बताऊं तो मैं आर्ट में बहुत बुरी थी, मेरे को एक सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती थी। और बचपन में भी जो ड्राइंग क्लासेस और ये सब होता है, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ों के अंदर। बट मेरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने स्टूडियो पे मैनेजर की जॉब की। तब भी मुझे एक टैटू आर्टिस्ट नहीं बनना था। मैं सिर्फ मेरा कॉर्पोरेट में मैं काम करती थी, और कॉर्पोरेट जिस कंपनी में काम करती थी वो बंद हो गई थी। स्टार्टअप था तो वो बंद हो गया। चेतन से मेरी मुलाकात हुई तो चेतन तब इस स्टूडियो को खोल रहा था, और मैंने सोचा कि टैटू तो मुझे नहीं बनाने आते, बट मैं मैनेज अच्छा कर सकती हूँ, सोशल मीडिया देख सकती हूँ, ग्राफिक्स बना सकती हूँ। तो इन सब कामों के लिए मैं यहाँ आई थी, और मैं अपना क्लाइंट्स को थोड़ा हैंडल करती थी, अपने सोशल मीडिया की चीज़ें करती थी, स्टूडियो कैसा दिख रहा है, साफ़ रहे चीज़ें, ये मेरा काम होता था एज अ मैनेजर। मगर ये जो काम है टैटूइंग का, इसे अगर तुम रोज़ देखो, ये इतना खूबसूरत काम है। सबसे पहली चीज़ तो एक ऐसी कला, ऐसा आर्ट है जो आप किसी के ऊपर जब बनाते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए वो उसके साथ रहता है। तो मुझे ये चीज़ों ने बहुत फैसिनेट किया। मुझे पता था कि मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को करना चाहिए, एक ट्राई तो मुझे इस करियर को देना चाहिए। तो मैंने कोर्स किया, चेतन से मैंने सीखा इस चीज़ को। 3 महीने का कोर्स होता है टैटूइंग का। वो कोर्स करने के बाद, वो कोर्स करने के दौरान भी मुझे लगा कि शायद मुझे ये करना है। धीरे धीरे ये चीज़ मेरा पैशन बनना स्टार्ट हो गई, और इस चीज़ ने ही मुझे और आगे हिम्मत दी कि मुझे इस चीज़ को, टैटूइंग को करना है, मुझे आर्ट को सीखना है। तो इस तरह से मैं इस करियर के अंदर घुसी। मतलब ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, मेरे को पता नहीं था। ये बहुत खूबसूरत होता है कि आपको पता ना हो कि आप क्या करने वाले हो लाइफ में, और एकदम से एक पैशन तुम्हें मिले, और फिर तुम उस चीज़ को जब करते हो तो वो काफ़ी अच्छा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ टैटूज बना चुके हो? नहीं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि ट्रांसजेंडर होने की वजह से मेरे पास कभी काम नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है मेरे दोस्त मुझसे टैटू बनवा ले, लेकिन लोग मुझसे टैटू ना बनवाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिचकिचाते हैं ऐसे ट्रांसजेंडर से टैटू करवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत पर्सनल काम है, बहुत ही जोड़ कर किया जाता है, बहुत ही पास बैठ कर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होगा, मगर मेरे पास इतना काम आया, मेरे पास लोगों ने इतना टैटूज़ बनवाए कि मैं सच में गिनती नहीं कर सकती हूँ। कभी कभी एक दिन में मैंने 5 या 6 बनाए हैं, कभी कभी मैंने एक दिन में 10 टैटूज़ तक भी किए हैं, क्योंकि मैं स्पेशलाइज़ करती हूँ छोटे और मिनिमल टैटूज़ में। तो बहुत सारा काम मेरे पास आता है। आज से पहले 2-3 साल पहले तो थोड़े से फिर भी कम थे, मगर अब मैं रोज़ कम से कम 1, 2, 3 टैटूज़ करती हूँ। कुछ टाइम तक मैंने एक बुकलेट बनाई थी जिसमें मैं रखती थी कि मैंने ये 1 बनाया, 2 बनाया, मगर धीरे धीरे काम करते करते तुम इसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो। अगर मैं अंदाज़ा भी लगाऊं तो मैं नहीं लगा सकती, शायद 5-6 हज़ार टैटू मैं आज तक कर चुकी होंगी। सोसाइटी दी एक्सेप्टेंस बारे दसो भी, सोसाइटी एक्सेप्ट करदी है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸ ਵੂਮਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਕੀ ਰਿਐक्शन ਸੀਗਾ? सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह मैं रहती थी, रोहिणी दिल्ली के इलाके में, वो मेरे हिसाब से
दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे लोग एजुकेटेड तो हैं लेकिन उनको सिंपल चीज़ें भी नहीं पता है, सिंपल एटिकेट्स भी उनको नहीं है, मैं यही कहूँगी। वहाँ पे मेरा क्या, लड़कियों का रहना भी दुर्भर है, ऐसी जगह पे मैं रहती थी। तो जब मैं कम आउट किया तब मुझे ये पता था कि अगर मैंने इस सोसाइटी में बता दिया इन लोगों को, जैसे 25 साल तक मैंने अपने माँ बाप से छुपाया, वैसे मुझे पता था कि मुझे इनसे भी छुपाना है। तो क्या करती थी मैं अपने स्टूडियो आती थी जहाँ मैं काम करती हूँ, और वहीं मैं ब्रूना बन के अपना काम करती थी सारा दिन। वापस जब मुझे शाम को जाना होता था तो मैं अक्षय बन के वापस अपने मेल रूप में जाती थी। सोचिए, एक सोसाइटी जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, एक सोसाइटी मेरे पड़ोसी जो मुझे जानते भी नहीं है, ऐसी दुनिया जिनसे कोई लेना देना नहीं है, मगर उनका डर इतना ज़्यादा है, मगर उनका पावर इतना ज़्यादा है उस सोसाइटी का कि मैं अपने उस घर कभी आज तक ब्रूना बन के नहीं गई। मेरी ज़िंदगी में जितने भी साल मैं वहाँ रही हूँ, मैं वहाँ पर कभी ब्रूना बन के नहीं जाती थी। इस सोसाइटी का डर था मेरे अंदर, और मुझे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ भी चेंज ਕੀਤੀ रहन दी। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है दिल्ली 4 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। मुझे लगा कि साउथ दिल्ली फिर भी थोड़ा अच्छा इलाका है, साउथ दिल्ली में फिर भी थोड़े एजुकेटेड लोग रहते हैं जो इस चीज़ को शायद समझ सकें। मुझे अपने घर को चेंज करना पड़ा, मेरी फैमिली ने इसमें मेरा साथ दिया। मेरा अपना घर जहाँ मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, मेरे दादा दादी सब वहाँ रहते थे, मैंने उस चीज़ को छोड़ा और रेंट पर एक दूसरा घर खरीदा, एक दूसरे घर में जाके शिफ्ट हुई, क्योंकि मेरे सपने ये बहुत बड़े हैं और मेरे को उन सपनों को पूरा करना है, सोसाइटी माने या ना माने। मगर सोसाइटी तुम्हें इतना फोर्स कर देती है, सोचिए किसी का कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या पहनूं या ना पहनूं, मगर सोसाइटी तुम्हें ऐसा बना देती है कि तुम्हें छोड़ना पड़ता है उस जगह को। उस जगह को मैंने छोड़ा, एक नई जगह गई, वहाँ पर आज मैं जैसे जीती हूँ ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं कहूँगी कि हर लोग मुझे बहुत हंस खेल के मिलते हैं, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग पीछे से हंसते हैं। सबसे बुरा तब लगता है जब तुम कहीं जा रहे हो और एक ग्रुप जा रहा हो कोई लड़कों का या लड़कियों का, और वो तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं, बट जब पीछे से निकलो और हंसी की आवाज़ें सुनो तो तुम बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लेके। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? मैंने बहुत अपनी सहन शक्ति को बहुत बढ़ाया। मैंने पहले तो मैंने ये देखा कि एक लड़की होना ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर पे ही लोग हंसते हैं या ट्रांसजेंडर को ही लोग कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को लोग कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, बहुत बातें बोलते हैं। तो मैंने ये सीखा कि इस देश में लड़कियां ऐसे ही जीती हैं, अब लड़की बनी हूँ तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, ये मैंने सीखा। बट मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸਕੁਲਿਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ, बट मैं एक इंसिडेंट मुझे आज भी याद है। मैं एक लड़के से मिली थी, बिल्कुल नया नया लड़का था, हम ऐसे ही किसी ऐप पे मिले थे। हम एक अच्छी पार्टी में गए अपने दोस्त के घर, पार्टी की, सब अच्छा किया, रात को होटल लिया, वहाँ पर जाके भी आराम से रहे, और वो लड़का बिल्कुल अच्छे से आराम से मेरे साथ पेश आ रहा था। मगर जब जैसे जैसे रात हुई और होटल में अब हम दोनों अकेले थे, तो वो अपनी उस पे औकात पे आ गया। उसका मेन मिशन यही था कि वो मेरे साथ सेक्स कर ले या फिर वो मेरे साथ सो जाए, और वो मुझे वीक समझ रहा था इस चीज़ में। अब मैं मैस्कुलिन हूँ बचपन से, मेरे अंदर वो रूप भी है, मेरे अंदर अगर पार्वती है तो मेरे अंदर शिव भी भर कर है ना। तो वो मेरे ऊपर चढ़ रहा था, तब मैंने उसको पटक के फिर साइड हटाया कि हट जा साइड में। मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है। तब मेरी मैस्कुलिनिटी ने मेरी हेल्प की, जब मैंने उसको हटाया ना कि नहीं हट जा यहाँ से। कोई लड़की शायद ये ना कर पाए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि लड़कियां ये नहीं कर पाती हैं, मगर उसको मैंने साइड हटाया कि हट जा। तो अगर कोई बहुत ही अति पे आ जाता है तो फिर मेरे अंदर का मैस्कुलिन भी जाग जाता है। अभी रिसेंटली एक और इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने एनिमल मूवी देखी थी, और एनिमल मूवी एकदम ही अल्फा मेल वाली मैस्कुलिनिटी वाली है। तो उसी मूवी के देखने दौरान ना मेरे को एक स्टॉकर पीछे पड़ गया, मुंबई का था वो। अच्छा। और मेरे पीछे पड़ गया, 1 नंबर से कॉल, 2 नंबर से कॉल, 3 नंबर से कॉल, 4 नंबर से कॉल, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह से मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं नहीं उठा रही हूँ। लास्ट में मुझे मैसेज भेजा उसने कि ब्रूना तुम्हारे घर का भी एड्रेस निकलवा लिया है, स्टूडियो का भी निकलवा लिया है, और आ रहा हूँ कल तुमसे मिलने। उस दिन मेरी मैस्कुलिनिटी फिर जागी। मैंने उसको कुछ लिखा नहीं, बट मैंने उस दिन सोचा कि सुबह जब ये मिलेगा ना तो मैं इसको अपने दूसरे रूप में मिलूंगी, और जब ये मेरे से मिलेगा ना तो इसकी खटिया खड़ी कर दूंगी मैं, क्योंकि मेरे अंदर मैस्कुलिनिटी भी है, जैसा मैंने बोला। वो आया नहीं, वो बच गया बट जाग जाती है कभी कभी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਈਸ ਲੋਕ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਂਟੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਟਰਾਂਸ ਵਿਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ
ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਟਰੁੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रांस वुमेन्स हैं, मेरी कुछ दोस्त हैं जो कि इस फील्ड में काम करती हैं, तो मैं उसके थ्रू ये जानती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था कि सिर्फ उससे एक रईस कोई बंदा था, सिर्फ उसको ट्रांसजेंडर से मिलने के लिए उसने उसे पैसा दिया था। उसे सेक्स भी नहीं करना था, बट सिर्फ मिलने के लिए। बात यह है कि इन लोगों के दिमाग में, ये कभी किसी ट्रांसजेंडर से मिले नहीं है, कभी बात की नहीं है, इन्हें ये नहीं पता है कि हम भी उतना ही आम है जितने तुम हो। तो इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, इनके अंदर एक वो होता है कि ये फैंटेसी के रूप में कि हमें इन, अब लड़की के साथ वो सेक्स कर सकते हैं, लड़के के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स करना बहुत सारे लोगों की फैंटेसी बन चुकी है। लोगों की ये और वो हमसे प्यार नहीं करना चाहते हैं, या वो हमें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते हैं, वो बस एक रात के लिए चाहते हैं कि हम अपनी फैंटेसी को पूरा कर लें। तो बहुत सारे रईस क्या, गरीब, मिडिल क्लास, हर इंसान की ये फैंटेसी है। मैं बहुत सारे लड़कों से बात करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो मुझे बताते हैं कि हाँ, हमें ट्रांसजेंडर की फैंटेसी है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको मैं जानती हूँ जो दिखते तो बहुत मैस्कुलिन है अपनी आइडेंटिटी में, बट अंदर से वो चाहते हैं कि कोई ट्रांसजेंडर उनके साथ सेक्स करे। तो बहुत सारी ऐसी फैंटेसीज होती हैं लोगों की जो वो पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए वो पैसा देना चाहते हैं, इसके लिए ये चीज़ें करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि करो अपनी फैंटेसी पूरी, मगर एक इंसान को समझ के, उसको अपना दोस्त बनाकर तब करो। ये पैसा देने की या फिर ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਵਿਮਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? एक्चुअली ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫੈक्ट्स ਕੀ ਨੇ? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में क्या होता है कि अगर इंसान कोई पैदा हुआ है, जो कि किन्नर कम्युनिटी में मोस्टली होता है, कोई इंसान पैदा हुआ है और उसके अंदर बायोलॉजिकली ही ये मिस्टेक हो गई है, ऐसा होता है, तभी तो बचपन में ही पता चल जाता है पैदा होते ही कि ये लड़का या लड़की नहीं है, ये ट्रांस है या फिर ये हिजड़ा कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो ऐसे लोग जो इंटरसेक्स होते हैं, उनका बचपन में ही पता चल जाता है। वो एक बायोलॉजिकल दिक्कत है जिसको डॉक्टर ठीक कर देते हैं सर्जरी के दौरान। मैं उसे दिक्कत भी नहीं कहूँगी, भगवान ने उसे जैसा पैदा किया, भगवान ने उसे दोनों चीज़ों में पैदा किया, बट वो एक बायोलॉजिकल चीज़ है। मगर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज़ को मेंटली लेकर चलते हैं, जैसे कि उनके अंदर, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम तंदुरुस्त, एकदम लड़के की तरह है या किसी लड़की की तरह है, मगर अंदर से, इसे बोलते हैं जेंडर डिसोफोरिया, इसे बोलते हैं जेंडर डिसोफोरिया नाम से इसको बीमारी बोला जाता है। मैं इसे बीमारी नहीं मानती हूँ, मगर इसे एक मेंटल तौर पे देखा जाए, साइकोलॉजिकल तौर पे देखा जाए, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी में खुश नहीं रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी चेंज हो जाए, क्योंकि जो ऐसा वो फील करते हैं। अब मैं एक लड़की की तरह फील करती हूँ, मैं बहुत फेमिनाइन हूँ अंदर से, मगर मेरी बॉडी उससे मेल नहीं खाती है, तब मुझे हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, तब मुझे सर्जरी करना पड़ता है अपने लिए। मैं किसी के लिए और के लिए ये नहीं करूँगी, ताकि मेरी जो सोल है, मेरी जो अंदर जो सोल है, जो एक लड़की की है, उसकी जो बॉडी है जो मैच नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से वो इतनी प्रॉब्लम में है। एक ही हमें ज़िंदगी मिली है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स हमें हार्मोन्स देते हैं, हमारी सर्जरी करते हैं, ताकि हमारी सोल और बॉडी एक हो जाए। ऐसा भी होता है। मेरे केस में ऐसा अब नहीं है। मेरे केस में मैं सोचती हूँ कि मैं दोनों हूँ, मेरे अंदर दोनों चीज़ें इतनी इक्वल हैं। मैं मेंटली भी फिट हूँ और मैं फिजिकली भी फिट हूँ। आप मेरे से बात करते हैं, आप मुझसे मिलते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं से मेंटल हूँ, या ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं से फिजिकली अनफिट हूँ। कोई मुझसे अगर मिलेगा तो मैं बहुत समझदारी से उससे बात करूँगी। मैं उससे एजुकेटेड हूँ, मैंने अपनी मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है, अच्छे स्कूल से पास आउट हूँ। अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे एटिकेट्स, अच्छे से बात करना लोगों को, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये आपकी ज़िंदगी की चॉइस है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी में दो ज़िंदगी जीना बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की, तो आप फिर उधर क्यों मास कम्युनिकेशन वाले फील्ड में क्यों नहीं गए? जैसा कि मैंने बताया, मैं कॉर्पोरेट में थी और कॉर्पोरेट में मैंने यही काम किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मास कम्युनिकेशन में मैंने स्पेशलाइज़ किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और फिर मैं उसी फील्ड में गई। और
अंदर से मैं आर्टिस्ट हूँ, ये मैं जानती हूँ अपने आप को कि मैं हूँ तो आर्टिस्ट ही, और आज मैं आर्टिस्ट बन भी गई हूँ। मगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में ना आर्ट की फ्रीडम नहीं है, कॉर्पोरेट की फील्ड में ना आर्ट की फ्रीडम नहीं है। तुम्हारा काम है ब्रोशर को बनाना, तुम्हारा काम है विजिटिंग कार्ड बनाना, जो बॉस ने बोला है उसको वैसे वैसा बनाकर उनको दे देना। वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में, टैटू इंडस्ट्री में बहुत फ्रीडम मिली मेरे को, तो इस वजह से मैंने ये चूज़। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿੰਨੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਢੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਜ਼ਪੁਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ मुझे ऐसा लगता, मैं जब मैं ट्रांसजेंडर बनी और मैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन ही लड़की बन गई थी, मैंने भी इस जर्नी को धीरे 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 किया है। मेरे भी कुछ गोल्स हैं, मेरे भी कुछ इंस्पिरेशन है। हम बॉलीवुड में देखते हैं, हमें करीना कपूर दिखती है, हमें बॉलीवुड की हीरोइनें दिखती हैं, हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की लड़कियां दिखती हैं जो कोई कुछ पहनती है, कोई कुछ पहनती है। कोई एक एक्ट्रेस होगी जो ऐसे कपड़े पहनेगी जो बहुत बोल्ड है, कोई एक्ट्रेस ऐसी होगी जो नहीं पहनेगी। तो ये सब जो मेरी इंस्पिरेशन और गोल्स थे, मैं तो इन्हीं को देख के चलती हूँ। मेरे को तो पता ही नहीं है कि लड़कियाँ कैसे होती हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है कि लड़कियों का क्या ढंग है। मैंने जैसा लड़कियों को स्टडी किया, मैंने जैसे लड़कियों को देखा, मैंने वो करने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि मुझे क्या पसंद है। असलियत में तुम्हें वो पहनना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। मैं आज भी कहती हूँ और पहले भी कहती हुआ हूँ कि एक मर्द के पास एक जीन्स, एक टी शर्ट और शर्ट पहनने के सिवा कोई कपड़ा नहीं है, और वो पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ को पहनते हैं क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें सिखाया है ये पहनने के लिए। वो नहीं चेंज कर सकते इस चीज़ को। औरतों के पास थोड़े से ऑप्शंस हो जाते हैं। अब जब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो मैं तो सब ट्राई करूँगी। मैं सब पहनना चाहती हूँ। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं छोटे कपड़े भी पहनती हूँ। और सच कहूँ तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे देखे या कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, या जैसा कि एक लड़की को फील होता है वैसा मैं एकदम फील कर पाती हूँ। मुझे मज़ा आता है कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं, और मुझे गर्व होता है कि मैंने अपनी बॉडी को फिट रखा है, मैंने अपनी बॉडी को अच्छा रखा है। जब मैं सेल्फ केयर करती हूँ, जब मैं अच्छे से नहाती हूँ, अपनी बॉडी की हर एक चीज़ को अच्छी लगती हूँ, तो क्यों ना मैं उसे दिखाऊँ। ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती को लिया जाए तो स्कूल। बच्चा जाता है सबसे पहले स्कूल, और स्कूल में उसके साथ होती है हैरेसमेंट। अभी एक केस आया था कि एक बच्चा था जो कि गे था, उसको लोगों ने इतना चिढ़ाते थे स्कूल में। और स्कूल एक ऐसी जगह है खास करके जहाँ पे बच्चे टीन होते हैं, जहाँ बच्चे बुली करते हैं बहुत ज़्यादा, और टीचर्स भी जब इस चीज़ को गलत मानते हैं तो वो भी उनको कुछ कहते नहीं हैं। एक बच्चे को इतना बुली किया गया कि वो छत से कूद गया। उसकी मम्मी आज भी इसके लिए लड़ रही है, उसको इंसाफ के लिए। इंसाफ अभी भी नहीं मिला है उनको, वो बच्चे आज भी खुले घूम रहे हैं। उस बच्चे को इतना बुली किया गया। सबसे पहला स्कूल जहाँ पे इस चीज़ की एजुकेशन देने के लिए मना है, ये बताने के लिए मना है कि एलजीबीटी कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, ऐसा एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में दी जाती है। फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, मगर एलजीबीटी की कोई एजुकेशन नहीं है। दूसरा आता है कॉलेज। बच्चा कॉलेज जाता है, वहाँ उसके साथ गलत होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ट्रांसजेंडर को लेते ही नहीं है, मना कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम्स ही नहीं है। अगर मैं ऐसे रूप में कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मैं वुमेंस वॉशरूम में नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मेंस में। और वहाँ मेरे साथ क्या होगा? कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तीसरा आता है ऑफिस। हमें जॉब नहीं मिलती हैं, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो बहुत कम पैसों पे दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। लोग हंसते हैं पीछे से। मेरी एक फ्रेंड है जो कि हरियाणा में पानीपत में एक कंपनी में काम करती है, और अच्छी खासी दिखती है। उसने हार्मोन्स भी ले लिए हैं, सब चेंज भी हो चुका है उसका, एक बिल्कुल लड़की के रूप में दिखती है। मगर क्योंकि लोगों को पता है तो लोग उसको वहाँ जीने नहीं देते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आती है। तो स्कूल, कॉलेज, शादी, हमें शादी करना अलाउड नहीं है। इतनी बड़ी बात है ये। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उससे शादी करना चाहेंगे। आपकी इच्छा है शादी करने की मेरी इच्छा नहीं है शादी करने की, क्योंकि मैंने पहले भी जैसा बताया, मैं शादी के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सेल्फ लव के कंसेप्ट में बिलीव करती हूँ। और
इंसान अपने आप से ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं बहुत सारी शादियों को फेल होते हुए देखती हूँ। मैं बहुत सारी शादियों में देखती हूँ कि झूठ कैसे चलता है। मैं बहुत सारी शादियों में बहुत सारी गलत चीज़ें देखती देखती आ रही हूँ अपने परिवार में, अपने दोस्तों में। इसीलिए मुझे इस चीज़ पे कभी बिलीव ही नहीं हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ प्यार में, तुम प्यार करते हो किसी के साथ और तुम उसके साथ रहना चाहते हो, अच्छी बात है। मगर शादी के नाम पर जो एक फेक चीज़ की जाती है, जो ये मतलब कितनी खरा दहेज और ये सब कितने खराब प्रथाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि एक लड़की को अपना घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है लड़के के घर पे। वो तो शहजादा बन के अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन एक लड़की को अपना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो बड़े सारे गलत हो रहा है इन चीज़ों के अंदर, जो कि शादी के नाम पर थोपा जाता है। इसीलिए मेरा शादी में बिलीफ नहीं है। कि एक आम इंसान के लिए यहाँ तक पहुँचना मतलब इतना इजी नहीं होता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਡੀਡਬਲਯੂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੂਈ ਵੁਇਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਚਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? लुई विटॉन, मेरी एक फ्रेंड थी और वुमेंस डे पे उसने बोला कि हमें सब वुमेंस के लिए कुछ करना है, लेकिन जो वुमेन होगी ना वो कुछ बहुत डिफरेंट काम करती होनी चाहिए। जैसे कि एक वुमेन थी, मुझे आज भी याद है, जो कि जोकर बन के ना हॉस्पिटल्स में जाती है और बच्चों को हंसाती है। आपने आज तक कभी इस जॉब के बारे में नहीं सुना होगा। एक ट्रांस वुमेन है जो कि अपना फाउंडेशन चढ़ाती है, और ऐसी ट्रांस वुमेन्स जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको घर से निकाल दिया गया है, उनकी हेल्प करती है। तो बहुत ही ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की वुमेन्स थी, उनमें से एक वुमेन थी मैं डिफरेंट कैसी हूँ क्योंकि मैं ट्रांस वुमेन हूँ और मेरा जॉब बहुत डिफरेंट है, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट का है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस शूट के लिए आइए। मैं शूट के लिए गई और काफ़ी अच्छा शूट था। वो सब मेरे दोस्त बन गए उसके बाद, वो सब लड़कियां, और हम सब ने अपनी चीज़ों को शेयर किया। हम सब ने उसको बहुत अच्छे से, मतलब एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना हमारा उस शूट के दौरान। जो फोटोग्राफर था उसके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड मिला और बहुत मज़ा आया उस शूट में। बहुत ही डिफरेंट तरह का, अलग तरह का शूट था। बाद में मुझे हैम्पर मिला, मुझे एक बुक मिली जिसके अंदर मेरी बुक्स फ़ोटो आई। तो वो बहुत ही अच्छा मेरे लिए, मतलब ये सारे मेरे लिए बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हैं। हालांकि मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ कि मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर आ गई हूँ या मैं बहुत नाम हो गया है मेरा, या मेरे को गूगल पे आप टाइप करोगे तो मैं आ जाऊँगी। मेरा हमेशा ये रहा है कि मेरा जो मैसेज है ना वो कहीं ना कहीं किसी तक पहुँच जाए, और पहुँचा है। लोग चेंज हुए हैं, लोग चेंज होते हैं। यही मेरा मकसद है लाइफ का, कि मैं किस तरह से लोगों को चेंज करूँ। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज मेरे पास गाड़ी है, मैं कहीं भी अगर मार्केट में, जब गाड़ी अभी मेरे पास है नहीं, मतलब गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, बट मैं कहीं भी मार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो लोग मुझे जज करते हैं, सोचते हैं मेरे बारे में गलत 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 बातें। जिस पल मैं अपनी गाड़ी खोल के उसमें बैठती हूँ ना, तभी उनका थिंकिंग चेंज हो जाता है। पैसा, मैं पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहती हूँ कि मैं बहुत रिच होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि पैसा मेरे ट्रांस वुमेन होने के स्टैंडर्ड को कैसा बढ़ा देगा। सोचो मेरे पास अगर ऑडी हो और लोग मुझे ऐसा कुछ लड़के मुझे देख रहे हो या फिर सोच रहे हो कि ये सेक्स वर्कर है, इससे अभी बात करेंगे, और मैं जाके अपनी ऑडी में खोल कर बैठूँ अपने ड्राइवर के साथ, तो उस दिन उनकी थिंकिंग पूरी चेंज हो जाएगी। सोचेंगे दूसरी बार किसी ट्रांसजेंडर से बात करने के पहले कि ये सेक्स वर्कर है या नहीं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ